Hello friends, moving ahead in chapter, we are at the section 7(1)(a) which classifies as transactions and activities. किसको हम सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे या किसको हम सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोलेंगे, ठीक है। तो आज जो है हम इसी के बारे में पढ़ेंगे अबाउट सेक्शन 7 सबसेक्शन 1(a), ठीक है। तो ट्रांसफर, फर्स्ट हमारा जो ट्रांजेक्शन है वो है ट्रांसफर हो रहा है। एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स मीन्स टाइटल ट्रांसफर हो रहा है गुड्स का, पोजीशन उसके पास जा रहा है, अदर पर्सन के पास जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स है। शिवाजी सेल्स रेडीमेड गारमेंट टू इट्स कस्टमर, रेडीमेड गारमेंट जो है वो कस्टमर को सेल कर रहे हैं, तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स में आता है। अच्छा, एक चीज और होती है क्या कि गुड्स तो हम दे रहे हैं, ठीक है, बट उसके राइट्स ट्रांसफर नहीं कर रहे, राइट्स नॉट ट्रांसफर, ठीक है। उस केस में क्या होगा, उसको बोल दिया जाएगा सप्लाई ऑफ सर्विस। नेक्स्ट एग्जांपल इसी का, एनी ट्रांसफर ऑफ राइट्स इन गुड्स, अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल, मतलब टाइटल मतलब राइट्स, विदाउट ट्रांसफर ऑफ राइट्स। इसका एग्जांपल क्या है, जीनियस इक्विपमेंट्स लिमिटेड गिव्स अ मशीनरी ऑन रेंट टू सुहासी मैन्युफैक्चरर्स, मशीनरी को रेंट पे देता है, क्या हुआ, राइट्स ट्रांसफर नहीं हुए, नॉट ट्रांसफर, है ना, इसको बोलेंगे सप्लाई ऑफ सर्विस। नेक्स्ट इज एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट व्हिच स्टिपुलेट्स दैट प्रॉपर्टी इन गुड्स शैल पास एट अ फ्यूचर डेट अपॉन पेमेंट ऑफ फुल कंसिडरेशन एज अग्रीड। इसका एग्जांपल क्या कि गुड्स दे दिया आज, ठीक है, टाइटल ट्रांसफर हो जाएगा कब, जब पेमेंट पूरी हो जाएगी। हायर परचेज अग्रीमेंट इसी टाइप के होते हैं ना, पेमेंट बाद में होगी, बट हमें एक चीज पता है, टाइटल डेफिनेटली ट्रांसफर होगा, टाइटल जो है सेलर के पास नहीं रहने वाला है, तो उस केस में क्या होगा, वो सप्लाई ऑफ गुड्स होगा। एग्जाम्पल पढ़ लेना उसी के बारे में। नेक्स्ट इज लैंड एंड बिल्डिंग, एनी लीज, टेनेंसी, ईजमेंट्स, लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड, दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। लीज अग्रीमेंट हो रहा है, उसको हम सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे। एनी लीज और लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग including a commercial, industrial or residential complex for business or commerce, wholly or partly, उसको हम बोल देंगे सप्लाई ऑफ सर्विस। लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, इसका अगर हम लीज कर रहे हैं, रेंट कर रहे हैं, टीनेंसी मतलब टीनेंट रख रहे हैं, वॉट एवर इट इज, इट वुड बी ऑलवेज सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है। ट्रीटमेंट और प्रोसेस, any treatment or process which is applied to another person goods, means कोई ट्रीटमेंट हो रहा है गुड्स के ऊपर, कोई प्रोसेस हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे। द पर्सन हु इज ट्रीटिंग, उसके ऊपर कोई ट्रीटमेंट कर रहा है, सपोज करो कोई डोर है, उसके ऊपर जो है अलग से जो है आर्किटेक्चर हो रहा है, अलग से जो है उसके ऊपर नक्काशी, मतलब उसके ऊपर अलग से डिजाइनिंग हो रही है, दैट इज ऑब्वियसली सर्विसेज है वो। इसमें क्या एग्जांपल दिया है, दामिनी डाइंग हाउस डाइज द क्लोथ्स, हाँ, क्लोथ्स है, गुड्स हुए, उसके ऊपर सर्विस परफॉर्म हो रही है, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगा। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट्स, गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बिजनेस असेट्स आर ट्रांसफर्ड और डिस्पोज्ड ऑफ अंडर डायरेक्शन ऑफ पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस सो दैट नो लॉन्गर टू फॉर्म पार्ट ऑफ असेट्स, मतलब कि बिजनेस असेट ट्रांसफर हो रहे हैं, तो उस केस में वो सप्लाई ऑफ गुड्स। ये सप्लाई ऑफ गुड्स कैसे हो गया, जो हमारा बिजनेस असेट है, ऑब्वियसली इट वुड बी सप्लाई ऑफ गुड्स। जीएसटी में यही चीज है, उसको आप अलग से लेके नहीं जाओगे, दिस इज सप्लाई। उसका ट्रीटमेंट क्या होगा आईटीसी का, वो एक डिफरेंट स्टोरी है, ठीक है, बट इधर उसे सप्लाई ऑफ गुड्स बोला जाएगा। Goods held used for business are put to private use or are made available to any person for use for any purpose other than business by under direction of person carrying on business. This is supply of service. That is office का कार है, मेरा खुद का बिजनेस चल रहा है, ठीक है, मेरे पास ऑफिस का कार है और वो मैं अपनी फ्रेंड को दे देती हूँ कि जा ऐश कर, ऐश कर मतलब
go, you can use the car. तो ये जो मैंने अपनी फ्रेंड को जो दिया है कार, to use it for a day, for a week, for a month, that is supply of service. Next example is goods forming part of business or any business carried on by person who ceases to be taxable person shall be deemed to be supplied by him in course of furtherance of business before cease to be taxable person. मतलब एक पर्सन था जिसके पास असेट्स थी, ठीक है, टैक्सेबल पर्सन. अब जो है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, नॉट रजिस्टर्ड, नॉट जीएसटी नॉट रजिस्टर्ड. उसने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन जो है कैंसिल करवा दिया. तो उस केस में क्या होगा? उस केस में ये जो असेट्स हैं इसको मान लिया जाएगा सप्लाई ऑफ गुड्स. These will be called as supply of goods. देखो, Aruna trader is winding up his business. Any goods left in stock shall be deemed as supply by him. Okay? अच्छा, इसके एक्सेप्शंस भी हैं. इसके एक्सेप्शंस क्या है? बिजनेस इज ट्रांसफर्ड एज अ गोइंग कंसर्न टू अनदर पर्सन, या फिर बिजनेस इज कैरीड ऑन बाय अ पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव हु इज डीम्ड टू बी टैक्सेबल पर्सन. तो उस केस में ये सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर 7(1)(a) में नहीं आएगा, जब ये दोनों कंडीशंस हमारी फुलफिल कर रही है. तो नेक्स्ट इज रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. उसको क्या बोलेंगे? ऑब्वियसली रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. इमूवेबल है, सप्लाई ऑफ सर्विस में आएगा. देखो, एनी मूवेबल प्रॉपर्टी जो है मशीनरी, वो भी अगर हम उसके राइट्स ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं तब भी वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज में आएगा. एंड रेंटिंग ऑफ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, रेंटिंग ऑफ रिलीजियस प्लेसेस, ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, या फिर मशीनरी या डिस्पेंसिंग मशीनरीज जो होती हैं जो इमूवेबल होती हैं, उनको हम सप्लाई ऑफ सर्विसेज की डेफिनेशन में लेते हैं. कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सिविल कंस्ट्रक्शन. सिविल कंस्ट्रक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स है या फिर सप्लाई ऑफ सर्विस है? बिकॉज इसमें तो हम मटेरियल भी यूज करते हैं, लेबर भी यूज होती है, ओवरहेड्स भी होते हैं, है ना. ये तो हमने पढ़ा है सीएमपी में, इसलिए हमें पता है. बट इसमें कंडीशन है क्या? देखो उधर ना एक्सेप्शन लिखा हुआ है, एक्सेप्ट where the entire consideration has been received after issuance of completion certificate where required by competent authority, or after its first occupation whichever is earlier, जो भी earlier होगा, ठीक है. तो कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिजनेस सिविल कंस्ट्रक्शन या सिविल स्ट्रक्चर को भी हम सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे. सिर्फ उसमें एक्सेप्शन क्या है कि एंटायर जो कंसिडरेशन है दैट इज रिसीव्ड आफ्टर कंस्ट्रक्शन और फर्स्ट डिलीवरी व्हिचएवर इज अर्लियर. नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ असेट्स, टेम्पररी ट्रांसफर और परमिटिंग यूज और एंजॉयमेंट ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, पेटेंट राइट्स होते हैं, या फिर आपका डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग, कोडिंग, आईटी जो भी आपके सर्विसेज होती हैं, आईटी सॉल्यूशंस होते हैं, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, इनका जो यूज होता है, इसका जो राइट होता है ओनली टू यूज, ठीक है, उसको बोलते हैं ये किस में आता है? ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज में आता है, ठीक है. और केबल ऑपरेटर्स, जो केबल ऑपरेटर्स को जो राइट मिलता है ऑन देयर चैनल टू पब्लिश, उसको भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज के अंडर में ही जाता है. ये कौन सा है? अग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट और टू टॉलरेट एन एक्ट इन अ सिचुएशन, डू एन एक्ट. मींस कोई पर्टिकुलर चीज करने के लिए कोई इंसान मजबूर है, ये ऑब्लिगेटेड है, वो तो उसे करना ही पड़ेगा, वो भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज में ही आएगा. अच्छा, फॉलोइंग कंपोजिट सप्लाई, दैट इज कंपोजिट सप्लाई. कंपोजिट सप्लाई में कौन कौन सा? एक तो ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट है. वर्क कॉन्ट्रैक्ट का मतलब बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, फैब्रिकेशन, कंप्लीशन, इरेक्शन, इंस्टॉलेशन, फिटिंग और इम्प्रूवमेंट, मॉडिफिकेशन, रिपेयर, मेंटेनेंस, रिनोवेशन, ऑल्टरेशन और कमीशनिंग. इनमें से कोई भी, इनमें से रिपेयरिंग हो रही है, फिटिंग हो रही है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है, उसमें इरेक्शन की वर्किंग हो रही है, या कोई इंस्टॉलेशन हो रहा है, या फिर कोई पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, समझ रहे हो? द मेन पॉइंट इज ऑन एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है. तो उसको जो है हम सप्लाई ऑफ सर्विसेज ही मानेंगे.
ऐसी कोई भी हम सर्विस दे रहे हैं ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी तो उसको हम मानेंगे सप्लाई ऑफ सर्विस। और ये वाला जो पॉइंट है सप्लाई बाय वे और पार्ट ऑफ सर्विस गुड्स बीइंग फूड, दैट इज रेस्टोरेंट की सर्विसेज की बात हो रही है यहाँ पे, जहाँ पे लिकर इन्वॉल्व नहीं है, अदर देन एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ठीक है ना, अदर देन। तो ये जो रेस्टोरेंट की सर्विसेज है इसको भी हम सप्लाई ऑफ सर्विस में ही मानते। नेक्स्ट इन्होंने केस दिया है सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एन अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन टू मेंबर्स देयरऑफ फॉर कैश, मतलब कैश में डेफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, मतलब कंसिडरेशन तो ले ही रहे हैं, ठीक है। अगर कोई अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है, बॉडी ऑफ पर्सन है या फिर पर्टिकुलर किसी क्लब का पर्सन है जो अपने मेंबर्स को कंसिडरेशन के अगेंस्ट में कोई ऐसे ट्रांसफर कर रहा है तो उसे सप्लाई ऑफ गुड्स ही मानी। इसी में एक नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन दे रखा है जीएसटी डिपार्टमेंट ने अबाउट टैक्सेबिलिटी ऑफ टीनेंसी राइट। टीनेंसी राइट के बारे में क्या बोलना चाह रहे हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दैट बेटर पर्सपेक्टिव। टीनेंसी राइट है एक्चुअली ये बोलना चाह रहे हैं कि कुछ कुछ स्टेट्स में ना पगड़ी सिस्टम चलता है। पगड़ी सिस्टम ये क्या होता है, पगड़ी सिस्टम इज जहाँ पे एक होम है, ठीक है, लैंडलॉर्ड ने क्या किया ना, इसे पगड़ी सिस्टम पे अपने टीनेंट को दे दिया, ठीक है। टीनेंट इसका रेंट अपने लैंडलॉर्ड को देता है, क्या दिया है, टीनेंसी राइट। अब ये टीनेंट के पास टीनेंसी राइट है, ये इसे पास ऑन कर सकता है टू थर्ड पर्सन एट ए थर्ड पर्सन, ठीक है, एट अ कॉस्ट। तो ये जो टीनेंसी राइट अगर उसने ट्रांसफर किया तो इस थर्ड पर्सन का हक हो जाएगा। अदरवाइज इस टीनेंट का जब भी एक लैंडलॉर्ड इस हाउस को सेल ऑफ करेगा तो उसका कुछ पोर्शन उसे टीनेंट को भी देना पड़ेगा, या फिर इसको सेल आउट करने के लिए लैंडलॉर्ड को टीनेंट को पहले टीनेंसी राइट्स का पेमेंट करना, ठीक है। और इस टीनेंसी राइट का जब लैंडलॉर्ड टीनेंट को पेमेंट करेगा दिस वुड बी कंसिडर्ड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। ये सप्लाई ऑफ सर्विस की डेफिनेशन में आएगा, ये नेगेटिव लिस्ट में नहीं जाएगा बिकॉज द हाउस जो भी घर है या कमर्शियल बिल्डिंग है या एनीथिंग, ठीक है ना, वो जो है सेल ऑफ बिल्डिंग या सेल ऑफ लैंड के अंडर में नहीं आएगा। मतलब सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बिकॉज इट कम्स इन नेगेटिव लिस्ट। हमारी नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो नेगेटिव लिस्ट के ऊपर होगी, तो दैट कम्स इन नेगेटिव लिस्ट, तो इट वुड बी द पार्ट ऑफ नेगेटिव लिस्ट। सेलिंग ऑफ टीनेंसी राइट, ठीक है ना, पेमेंट अगेंस्ट टीनेंसी राइट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। पगड़ी सिस्टम में क्या, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, पगड़ी सिस्टम में क्या होता है, लैंडलॉर्ड अपने टीनेंट को ये राइट्स दे देता है एट सम कॉस्ट स्टार्टिंग में, इनिशियल स्टेज में, ठीक है, कि उसके पास ये पगड़ी सिस्टम में पेमेंट उसने कर दिया है एंड एवरी मंथ ये जो टीनेंट है ये इसको पेमेंट करता रहेगा। फर्स्ट देखो, फर्स्ट मंथ में क्या हुआ ना, टीनेंट ने टीनेंसी राइट्स के कुछ अमाउंट या बोल दो टीनेंसी डिपॉजिट प्लस रेंट लैंडलॉर्ड को पे कर दिया, ठीक है। अब लैंडलॉर्ड को एवरी मंथ रिकरिंग पे रेंट मिलता रहेगा, ठीक है। अब जब ये लैंडलॉर्ड जो है ना इसको सेल ऑफ करना आएगा तो इसको जो टीनेंसी डिपॉजिट इसने दिया था ना वो एज पर द अग्रीमेंट या फिर इन लोग के बीच में जो भी डिसाइड हो, लैंडलॉर्ड और टीनेंट के बीच में, उसको टीनेंसी राइट्स खरीदने पड़ेंगे पहले एंड देन ओनली ही कैन सेल ऑफ। और ये जो टीनेंसी राइट्स खरीदने के लिए जो भी पेमेंट होगी इसको हम बोलेंगे सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है। हमने एक चीज और पढ़ी थी ना इसी स्केड्यूल में, जब हम पढ़ रहे थे तो हमने पैरा 2 में पढ़ा था कि एनी लीज, टीनेंसी, ईजमेंट, लाइसेंस जो ऑक्यूपाई लैंड वो भी जो है किस में आ रहा है, वो सप्लाई ऑफ सर्विस में आ रहा है। मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए पैरा 2 है, ये रहा, देखो सप्लाई ऑफ लैंड, एनी लीज, टीनेंसी, ये जो टीनेंसी हो रही है ना ये पगड़ी सिस्टम की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आपके कोई डाउट्स हो तो या तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जो है आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा ऑन नेगेटिव लिस्ट, दैट इज शेड्यूल 3, नॉन सप्लाईज लिस्टेड इन शेड्यूल 3। ठीक है, तब तक बाय, टेक केयर।